स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था आपके कर्मा को लेकर कि आपके पास्ट लाइफ के ऐसे क्या कर्म हैं जिसकी वजह से आप इस लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं कर्मा क्लेंजिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। अदरवाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे वो कार्मिक साइकिल ब्रेक कर सकते हैं, आप कैसे अपने पिछले जन्मों का जो खराब कर्मा आपके साथ चलता चला आ रहा है उसके क्या उपाय हैं, कैसे आपको उससे निजात मिल सकती है। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जानने से कि वो क्या आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना कर्मा क्लेंस कर सकते हैं। पहले तो बात करते हैं कि कर्मा होता क्या है। ये बेसिकली हमारे पिछले सारे किए हुए एक्शंस का लेखा जोखा होता है और ये दो तरीकों का होता है। गुड कर्मा भी होता है, बैड कर्मा भी होता है। आपने जो अच्छे काम किए हैं उसके अच्छे फल आपको मिलते हैं और आपने जो खराब काम किए हैं वो नेगेटिवली आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आपका जो खराब कर्मा है उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं आप उस चीज के ऊपर। तो क्या स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये पता लगाना कि आपकी लाइफ के वो कौन से हिस्से हैं जिनको आपका खराब कर्मा अफेक्ट कर रहा है। आपका करियर है या आपके फाइनेंसेस हैं या आपकी रिलेशनशिप्स हैं। और रिलेशनशिप्स यानी कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ नहीं, आपकी और भी जो निजी रिलेशनशिप्स हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने गुरु के साथ, बॉस के साथ, ये सारी चीज़ें भी इसके अंडर आ जाती हैं। तो पहला स्टेप होगा आपको जो खुद करना होगा ये समझने में कि आपके कौन से वो एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसमें आपको कोई मदद चाहिए तो आप मेरा पास्ट लाइफ कर्मा वाला वीडियो देख सकते हैं। दूसरा स्टेप हुआ कटिंग टाइज। कटिंग टाइज यानी कि सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक इंसान का ये मतलब हुआ कि एक ऐसा इंसान जो जब आपसे बात करे या जब आपके आसपास ही हो तो आपका अच्छा खासा मूड ये इंसान बिगाड़ सकता है केवल अपनी बातों से। शायद उसे इस बात का एहसास भी ना हो कि वो कर क्या रहा है आपके साथ, लेकिन आपको खुद अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार होता है कि किसी इंसान से मिलते ही हमें नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, उनसे हमारा मन नहीं करता है उनसे बात करने का। अगर हम और वो कभी भी सेम कमरे में होते हैं, सेम जगह पे होते हैं, तो हम अपने आसपास वालों से कहते हैं यार जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से, मुझे इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी है। उनका फ़ोन आता है तो आप उठाने में कतराते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई सो कॉल्ड दोस्त हो सकता है। देखिए सारे दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और टॉक्सिक लोगों की सबसे बड़ी ट्रेट, सबसे बड़ी पहचान ये होती है, ये कभी भी आपका भला नहीं चाहते हैं। ये कभी भी आपका भला नहीं चाहते हैं, ये कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, ये कभी भी आपको इंस्पायर नहीं करते हैं, कभी भी आपसे अच्छी बातें नहीं करते हैं। या तो अपना रोना रोते रहते हैं हर वक्त, और या फिर आपकी कमियां चुन चुन कर निकालते रहते हैं। बहुत बहुत खराब इनका ऑरा होता है और बहुत ही खराब इनकी वाइब्स होती हैं। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो उससे आपको अपने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपने रिश्ते नाते तोड़ दीजिए। ऑफ कोर्स अगर ये आपका कोई रिश्तेदार है या आपके खुद ही के माँ बाप हैं या भाई बहन है या कजिन है या कोई आपका जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई ऐसा इंसान है जिसको कि आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस कटिंग टाइज का मतलब होगा कि आपको अपने आप को उस इंसान से टोटली डिटैच कर लेना है। डिटैच कर लेना यानी कि उनके किसी भी एक्शन का, बातों का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। जितनी बार वो इंसान आपके सामने आए, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपके आसपास एक सफेद रोशनी की शील्ड है
ऑलराइट, आपको ये इमेजिन करना है कि आपके आसपास एक सफेद रोशनी की शील्ड है और ये इंसान जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, वो सारी चीजें उस शील्ड से बाउंस ऑफ होकर वापस चली जा रही हैं, आप तक नहीं आ पा रही हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया डिटैचमेंट। हिंदी में आसान भाषा में हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से बिल्कुल कनबहरा बन जाना। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, आपसे स्पेसिफिकली बात कर रहा है, आपके आसपास खड़ा होकर बात कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज से। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि एक तो वैसे ही हमारे कर्म खराब चल रहे हैं और उसका हमको असर हो रहा है हमारी जिंदगी पे, ऊपर से ऐसे लोग आके हमारी एनर्जी में और नेगेटिव एनर्जी फीड करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारी दिक्कतें अगर 5 on 10 थी तो वो एम्पलीफाई होके 10 on 10 हो जाती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अपने जिंदगी से अगर टोटली हटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हटा सकते हैं टोटली तो डिटैच करना तो बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप होता है डोंट रॉन्ग others। डोंट रॉन्ग अदर्स, इसका क्या मतलब हुआ? सिंपली बोलूं तो इसका ये मतलब हुआ कि जस्ट बिकॉज आपके साथ किसी ने गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पलट के आप दूसरे के साथ गलत करें। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए आप हॉस्टल में गए रहने के लिए, पढ़ने के लिए, आपके सीनियर्स ने वहां पर आपकी रैगिंग की, आपको नहीं पसंद आया, आपने सफर किया। अब आपके पास दो रास्ते थे। जब आपके फ्रेशर्स आते, जब आपके जूनियर्स आते, तो आपके पास दो चॉइसेस थी। पहली तो ये, क्योंकि आप खुद रैगिंग भुगत चुके हैं, आपको मालूम है कैसा लगता है रैगिंग से गुजरना, तो आप अपने जूनियर्स की रैगिंग ना करें। और दूसरा ऑप्शन क्या है जो ज्यादातर लोग चूज करते हैं, वो ये होता है कि भाई मैंने भुगता है तो ये भी भुगते, मैंने रैगिंग सही है तो अब मेरे जूनियर्स भी रैगिंग सही। और यहीं पे इसी स्टेप पर आके हमारा खराब कर्मा और बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हालांकि लोगों ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आप बदले की भावना से अपनी तरफ से जानबूझकर कभी भी किसी और का बुरा ना करें, सिर्फ इस भावना से कि मैंने भी तो यही चीज झेली थी, मेरे साथ भी तो यही हुआ था, तो इसके साथ क्यों नहीं। ऑलराइट, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथा स्टेप होता है जिसको आमतौर पर लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। इसके ऊपर कोट्स पढ़ेंगे, इसके ऊपर मूवीज देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। और वो क्या चीज है? वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है अपने आप से प्यार करना। अपने आप से प्यार करना अपने आप में ही एक कला है जो हर किसी को नहीं आती है। क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसे लोग हैं, ऑफ कोर्स आप लोग ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं, टैरो रीडिंग्स पर विश्वास करते हैं, डिवाइन कनेक्शन पर, स्पिरिट पर, इन सारी चीजों पर आपका यकीन है। आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरों की खुशियों में खुशियां ढूंढ लेना, कोई रो रहा है उसे देख के रो पड़ना, कोई खुश हो रहा है तो उसकी खुशी में खुश हो लेना, यही सारी चीजें। बहुत जरूरी है कि हमारे और आपके जैसे लोग अपने लिए भी समय निकालें। भले ही आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, भले ही आप ऑफिस जाते हो, 9 to 5 नौकरी करते हो, घर आते हो, उसके बाद आपके बच्चे भी हैं या बच्चे नहीं है तो बूढ़े माँ बाप हैं घर पे, या छोटे भाई बहन है, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। लेकिन बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में से थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। स्पिरिट ने आपको एक दिन में 24 घंटे दिए हैं गाइस, उसमें से 1 घंटा, आधा घंटा तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। ये काम आपको जरूरी नहीं है कि दिन भर में, मतलब अब इसी बात का हेडेक लिए बैठे हैं कि यार मेरे को तो दिन में 1 घंटा भी नहीं मिल रहा है, कैसे, क्या, कब। जब सब सोने चले जाते हैं तब आप कर सकते हैं। आप आराम से अपने कमरे में जाइए और उसके बाद में जो भी चीज करना आपको पसंद है, जो गाने सुनना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, कोई किताब पढ़ना पसंद है, वो करिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको खाना पसंद है, और ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई चीज है जो आपको खाना पसंद है,
लेकिन आपके घर वालों को या आपके दोस्तों को वो चीज नहीं पसंद है और आप बहुत दिनों से उनको बोल रहे हैं कि चलो ना चल के ये खाते हैं, चलो 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 चलो, और वो लोग हमेशा टाल दे रहे हैं, उस चक्कर में आप क्यों अपना मन मारो? आप अकेले जाइए, खुद को डेट पर लेके जाइए, खुद बाहर जाइए, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खा के आइए। ऑफ कोर्स ये इन द लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी आप कोविड को इतना ध्यान में रख के ये ना देखें। आप मेरे कहने का मतलब समझिए, दूसरों के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है अपनी खुशियों के लिए। अगर कोई और आपका साथ देने को तैयार नहीं है तो ना दे। आप वो सारे काम अकेले करिए जो आपको करना पसंद है। आपको घूमना पसंद है, आपको कोई साथी नहीं मिल रहा है घूमने जाने के लिए, आप अकेले घूमने जाइए। आपको कोई चीज खाना पसंद है, आपको कोई साथी नहीं मिल रहा है जो आपके साथ किसी कैफे या रेस्टोरेंट जा सके, आप अकेले जाइए। कोई मूवी है जो आप देखना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से आप अपने भाई बहन के पीछे पड़े हैं, चलो साथ में वाली मूवी देखें, लेकिन वो कोई ना कोई बहाने मार के, या हो सकता है सच में भी वो लोग बिजी हो, कोई काम है उनके पास, उस चक्कर में आप भी नहीं देख पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अकेले देख लो, फिर कभी दोबारा उनके साथ देख लेना जब वो फ्री हो जाए तो। ठीक है? तो इतना आप दूसरों के लिए करते रहते हैं, इतना दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, दूसरों की चिंता करते रहते हैं, खुद की भी चिंता करना, खुद से भी प्यार करना बहुत बहुत जरूरी है। ऑलराइट, 5वां स्टेप है अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सेल्फ लव का, वीकनेस को ओवरकम करने का, इन सब का खराब कर्मा को क्लेंस करने से क्या लेना देना? इसलिए क्योंकि ये सारा खेल हमारी एनर्जी का है, सारा खेल हमारी एनर्जी का है। हम जिस एनर्जी में रहते हैं उसी से चीजें या तो और एम्पलीफाई होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, या फिर घटती रहती हैं। खराब चीज को कम करना है तो अच्छी चीज की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सा रूल है। तो 5वां स्टेप हो गया अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपकी एक ये कमजोरी है कि आप कभी भी मुंह पर किसी को मना नहीं कर पाते हैं, और इस चीज का लोग अंधाधुंध फायदा उठाते हैं कि अरे इसका तो मुझे पता है तो मना नहीं करेगा, चलो चलो इसी से काम करवा लेते हैं। ये मैंने खुद होते हुए देखा है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कभी भी किसी को मुंह पे ऐसे मना नहीं कर पाती थी, और वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी है। इसीलिए हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे, कोई भी ऐसा इवेंट होना होता था जिसमें डेकोरेशन चाहिए रहते थे, तो हमेशा सब लोग आके बस उसी के ऊपर सारा काम डाल देते थे। एंड ऑफ कोर्स मैं तो क्योंकि रेबेल हूँ, मेरे से चुप बैठते बनता नहीं है, तो उसके बिहाफ पे कई बार उसकी लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, उसको अपने लिए खुद बोलना चाहिए था। वैसे मेरे साथ रहते रहते वो ये चीज सीख गई थी, एंड आई होप आप भी सीख जाओ कि लोगों को, ऑफ कोर्स जो भी आपकी अब उम्र हो गई हो, इतने दिनों में लोगों को आपके बारे में ये चीज मालूम होगी कि इसकी ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। आपको क्या करना है, अपनी तरफ से ये इंश्योर करना है कि कोई भी आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा पाए, कोई भी आपका एडवांटेज ना उठा पाए, कोई भी अपने हिस्से के काम जबरदस्ती आपके ऊपर ना चिपकाए, सिर्फ इस यकीन से कि यार इसका क्या, ये तो कभी मना नहीं करती है, ये तो सीधी सादी है, भोली भाली है, इसको दे दो, ये तो लिहाज में आउट ऑफ रिस्पेक्ट मना नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको अपनी पावर अपने हाथों में लेनी है, अपनी पावर वापस अपने पास आपको चाहिए है, तो आपको अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना होगा। अगली बार कोई जबरदस्ती आपके ऊपर कोई काम डाले जो आपका है भी नहीं, जो आपका करने का मन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ऑफ कोर्स अगर ऐसा कोई काम है जो आप बहुत एंजॉय करते हैं, तो ऐसे कामों में तो मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग खुद अपनी तरफ से वॉलंटियर करते हो कि अरे लाओ ये मैं कर दूं, तो मुझे करना बहुत पसंद है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, ऑलरेडी आपके पास बहुत काम है, या फिर आपका मन नहीं है, तो क्यों करना? इसीलिए अगली बार अगर कोई आपके पास ये रिक्वेस्ट लेके आए, वो रिक्वेस्ट नहीं होती हैं, वो उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूं तो भी ये मान जाएगी, मैं ऑर्डर पास करूं तो भी ये मान जाएगी। लेकिन अगली बार जब आपके पास कोई ऐसा इंसान कोई ऐसी चीज लेकर आए, और अगर आपकी कमजोरी है कि आप मना नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपनी पावर अपने हाथों में वापस लेने के लिए
उन्हें नो बोलना होगा। नहीं बोलना आता है तो प्रैक्टिस करिए, मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, इस चीज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईने के सामने खड़ी होइए, खुद को देखिए और प्रैक्टिस करिए कि अगर कोई आएगा तो आप स्टर्नली यानी कि बिल्कुल बिना हिचकिचाए कैसे मना करेंगी या करेंगे। सीखिए। उन्हें बुरा लगना है या बुरा लगता है, कैसा लगता है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। दूसरे ओवरकम कर ले जाएंगे उस चीज को, लेकिन इस चीज से आपको क्या स्ट्रेस होगा उसके बारे में सोचा है आपने? इसीलिए 5वां पॉइंट है अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना। और इस चीज में ऑफ कोर्स आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। मैं अपनी तरफ से जितनी कर सकती थी, जितना मैं आपको बता सकती थी, मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, 6वां स्टेप है 2 लिस्ट्स बनाना। कौन सी लिस्ट है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। एक होगी हमारी लिस्ट ए एंड दूसरी होगी लिस्ट बी। ये 2 लिस्ट्स आप लोगों को बनानी है। अब ये लिस्ट कौन सी है मैं बताती हूँ। पहली लिस्ट, एंड ऑफ कोर्स आप ये इसको ऐसे A4 साइज शीट पर बना सकते हैं। अगर ऐसे प्लेन A4 साइज शीट नहीं है तो कोई भी घर में कागज पेन उठाइए और ये 2 लिस्ट्स बनाइए। लिस्ट ए में आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो। ठीक है, लिस्ट ए होगी ऐसे लोगों की, ऐसी इंस्टेंसेस की वेयर यू हैव बीन रॉन्ग यानी कि जब आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको उस इंसान का नाम लिखना है और नाम के बाजू में आपको लिखना है कि उन्होंने किया क्या था आपके साथ में। ऑफ कोर्स छोटी छोटी चीजें नहीं कि वो क्लास 2 में मेरे पार्टनर ने मेरी पेंसिल चुरा ली थी, ऐसी चीजें नहीं। बड़ी चीजें जो आज तक आप भुला नहीं पाए हैं, जो आज तक आपको दर्द देती हैं, ऐसी चीजें उन सारे लोगों की और उन्होंने क्या किया है इस चीज की आपको एक लिस्ट बनानी है। ये कहलाएगी हमारी लिस्ट ए। और दूसरे पन्ने पर आप बनाएंगे दूसरी लिस्ट जो कि होगी लिस्ट बी। लिस्ट बी में आपको क्या लिखना है, वेयर यू हैव रॉन्ग्ड, यानी कि उन लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जिनके साथ आपने कुछ गलत किया है। ये वाली लिस्ट बनाने में हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, क्योंकि अक्सर हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर हमारी नजरों में तो हमने जो किया है वो गलत होता भी नहीं है। लेकिन ये वाली लिस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। तो 2 लिस्ट हो गई हमारी। 6वां स्टेप 2 लिस्ट बनाना। पहली लिस्ट ऐसे लोगों की, ऐसे नामों की जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, और दूसरी लिस्ट ऐसे नामों की, ऐसे लोगों की जिनके साथ आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, अब करना क्या है इन लिस्ट्स का वो जान लेते हैं स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 होगा हमारा व्हाइट लाइट मेडिटेशन। व्हाइट लाइट मेडिटेशन बेसिकली होता क्या है, ये एक मेडिटेशन का रूप है। ठीक है, एक ध्यान करने का तरीका है। इसमें इंसान को क्या करना रहता है, एक कुर्सी पे बैठिए आराम से, कोई भी कुर्सी नहीं है तो बिस्तर पे, बिस्तर नहीं है तो स्टूल, कुछ भी, लेकिन ये कोशिश करिए कि आपके पैर जमीन को छुएं। ठीक है, तो अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आसानी से आपके पैर जमीन को छू जाएंगे। अगर आपकी हाइट कम है तो आप थोड़ा और किनारे होकर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बिस्तर पे साइड में बैठ सकते हैं। पैर जमीन पर आपके छूने चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको बैठना है। कमरे में हो सके तो अंधेरा कर दीजिए। अगर टोटली आप अंधेरा नहीं कर सकते हैं कमरे में तो कोई हल्की रोशनी जलाइए। अगर आपको डर लगता है तो आप कोई हल्की रोशनी जला सकते हैं। कोशिश करिएगा कि ये मेडिटेशन करते वक्त आप कमरे में अकेले हो, लेकिन अगर आप अपना रूम किसी के साथ शेयर करते हैं या घर में बहुत सारे लोग हैं और आपको ऐसा कोई एज सच अकेला कोना घर में नहीं मिल सकता है तो सबके सो जाने का इंतजार करिएगा। ठीक है, सबके सो जाने का इंतजार करिएगा। जब शांति हो
तब ये चीज करिएगा। शोर शराबे में ये नहीं हो सकता है। जब सब लोग जगे हुए हैं, टीवी चल रहा है, घर छोटा है, तब आप ये नहीं कर सकते। अगर आपका घर बड़ा है और एक किसी जगह आप जाके कर सकते हैं तो ठीक है, छत पे जाके भी आप कर सकते हैं अगर नीचे शोर हो रहा हो तो। अब बात करते हैं इसमें हमें करना क्या है। इस मेडिटेशन में जैसे कि मैंने बताया, पहले बैठ गए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी जो आंखों की पुतलियां हैं वो ऊपर चढ़ा लेनी है। ऑलराइट, अपनी आईज आपको ऊपर रोल कर लेनी है आंखें बंद करके। उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि एक सफेद रोशनी आपके ऊपर आ रही है धीरे धीरे। अगर आपको एक सफेद रंग की रोशनी इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है तो आप कोई सफेद रंग का लिक्विड, जैसे दूध कैसा दिखता है तो सभी ने देखा हुआ है, आप उस तरीके का कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि धीरे धीरे आपके ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है उस रोशनी के साथ, वो रोशनी धीरे धीरे आपके सर के ऊपर से होते हुए आ रही है, आपके पूरे शरीर से होकर गुजर रही है धीरे धीरे। ऑलराइट, और लास्ट में आपके पैरों से गुजरते हुए जमीन के अंदर पहुंच जा रही है। रोशनी आपके सर के ऊपर से आ रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर से गुजरते हुए आपके पैरों से लेकर वो नीचे जमीन को चली जा रही है। जैसा कि मैंने बोला, रोशनी या लिक्विड कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। और जब वो आपके तलवों तक पहुंचे, जब वो जमीन में जाने लगी हो, तो इमेजिन करिए कि वो थोड़ी मैली हो गई है, थोड़ी गंदगी उसमें आ गई है। वो गंदगी क्या है? आपका खराब कर्मा है, सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो अब वो लेकर अपने साथ जमीन में वापस जा रही है। अगर आप ये मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा आपको आसान तरीका बता देती हूँ। जब आप नहा रहे हो, भला ही आप शावर से नहाते हो या आप बाल्टी मग से नहाते हो, जब आप पानी अपने ऊपर डालें तो आप उस पानी को इमेजिन करें कि वो पानी सफेद रंग का है और जैसे ही एक मग आपके ऊपर पड़ के पानी आपके शरीर से बहकर नीचे जमीन पे पहुंच रहा है या शावर का पानी आपके शरीर से बहते हुए नीचे जा रहा है, तो वो अपने साथ सारा खराब कर्मा, सारी नेगेटिविटी लेते हुए जा रहा है। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। एंड आपने मेरे वीडियोस में सुना ही होगा कि विजुअलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये मेडिटेशन आपको जहां तक हो सके रोज करना है। अब जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसके 3 राउंड्स होंगे। पहले राउंड में आप सिंपली इमेजिन करेंगे कि ये रोशनी आई और आपके शरीर से गई। दूसरे राउंड में ये रोशनी जब आपके अंदर से गुजर रही है तो आप लिस्ट ए वाले लोगों के बारे में ध्यान करेंगे और उन सबको माफ करते हुए चलेंगे। ठीक है, फॉरगिवनेस आखिरी स्टेप। ये लास्ट के 3 स्टेप्स कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। तो सेकेंड राउंड ऑफ मेडिटेशन में जब वो रोशनी आपके अंदर से गुजर रही है, आपको लिस्ट ए वाले लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था और उनको माफ करते चलना है आपको। आसान नहीं होगा माफ करना, लेकिन अगर आपको ये कार्मिक साइकिल तोड़नी है तो माफ करना जरूरी है। और जो आखिरी राउंड होगा इस मेडिटेशन का, जो 3rd राउंड होगा, उसमें आप इमेजिन करेंगे, उसमें आप ध्यान करेंगे उन लोगों का जिनके नाम लिस्ट बी में है, जिनके साथ आपने गलत किया है, और आप उनसे माफी मांगेंगे। उनको फोन करके, उनको मैसेज करके, और मैं माफी मांगने को नहीं बोल रही हूँ, आपको अपनी इस ध्यान की प्रक्रिया में ही उनके बारे में सोचकर उनसे माफी मांगनी है। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 राउंड इस मेडिटेशन के। ये मेडिटेशन आपको रोज करना है। अगर आप बैठकर जैसे मैंने बताया वैसे नहीं कर सकते हैं तो आप नहाते वक्त भी ये चीज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, आखिरी स्टेप जो था फॉरगिवनेस, वो हालांकि इन दोनों के साथ ही चलता है, बट इसके साथ एक और चीज लास्ट में जुड़ जाती है, कंपैशन, यानी कि दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, दूसरों को जज नहीं करना, अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करना। हमें नहीं पता रहता है किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किस चीज से गुजर रहा है,
सुबह आप ऑफिस गए, आपने किसी को गुड मॉर्निंग विश किया, उन्होंने पलट के आपको नहीं किया, आप बुरा मानकर बैठ गए। आपको क्या पता उनके घर में उनकी कोई बुजुर्ग माँ है या बाप है जो बीमार है और उस वजह से उनका ध्यान आधा टाइम वहीं लगा रहता है और उन्होंने शायद सुना ही नहीं कि आपने उनको विश किया है ना। तो आखिरी स्टेप जो है कर्मा क्लेंजिंग का वो है फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। जिन्होंने आपके साथ खराब किया है उनको माफ करना और हमेशा दूसरों के प्रति सद्भावना रखना। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, और एक और इम्पोर्टेंट चीज कर्मा क्लेंजिंग की क्या होती है, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ये कोई डील नहीं कर रहे हैं आप स्पिरिट के साथ। दिस इज नॉट अ डील कि स्पिरिट मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो फिर आप देख लेना, फिर बदले में मेरा सारा कर्मा हट जाना चाहिए। ये डील नहीं है, ये कोई एक्सचेंज नहीं चल रहा है। ये आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से जो मन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। मैं गारंटी ले रही हूँ कि स्पिरिट आपकी मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस भावना से ये काम ना करें कि अब तो ऐसा हो जाना चाहिए, 2 दिन में मुझे असर दिख जाना चाहिए, मैं तो इतना कर रहा हूँ, बदले में तो भगवान कुछ असर कर ही नहीं रहे, कुछ दिखाई नहीं रहे। तो फिर आप अपनी सारी किए कराई मेहनत पे पानी फेर देंगे। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आस्था के साथ करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं। अगर इस भावना से करते हैं दिवाली पे पूजा की पैसा मिल जाए तो गलत है। आपको अपनी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करने हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें करिए और मुझे बताइए आपको कैसा महसूस होता है ये सब करने के बाद, क्या असर आपको छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं अपने जीवन में। मुझे कमेंट सेक्शन में वापस आकर जरूर बताइएगा। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली हो। आप लोगों से अगली बार मिलती हूँ। बाय।